नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि जो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनकी लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच की है। उसकी यूं तो जो संपत्ति की कीमत है वो 1000 करोड़ पेपर में है, लेकिन एक्चुअल 1400 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति वो इनकम टैक्स ने अटैच की है। और आपको ध्यान होगा कि अजीत पवार का फर्जीवाड़ा एक खुलासा हुआ था चीनी मिल को लेकर, जिसके जरिए एक शेल कंपनी बनाई गई थी और ट्रांजैक्शन की गई थी, लोन बैंक से लिया गया था और कोऑपरेटिव बैंक के लोन के जरिए एक बड़ा घोटाला किया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने जब यह पाया कि फर्जी कंपनियों के जरिए अजीत पवार ने खुद ही डायरेक्टर कंपनी के बने, खुद ही लोन लिया और उस लोन से अन्य संपत्तियां बनाई, कुल संपत्ति कितनी बनाई वो जब आकलन किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी चौंके हुए रह गए कि एक उप मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति, मात्र 7 अक्टूबर को यह जांच शुरू हुई थी, 7 अक्टूबर 2021 को, और आप देखिए कि महीना पूरा होते होते अभी तक 1400 करोड़ की संपत्ति का पता लगा है, जो कि और ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें अजीत पवार का आपको बताएं कि गोवा में एक रिसोर्ट है, इसमें दिल्ली का एक फ्लैट है, सतारा की चीनी मिल, मुंबई में एक बहुत बड़ा टावर है मल्टी स्टोरी, इसी तरह 27 जगह पर जमीन है प्राइम लोकेशन पर, हाईवेज के किनारे। और इन सबका आकलन जब इनकम टैक्स ने किया तो ये पता लगा कि ये बेनामी संपत्ति में है, यानी बहन के, भतीजे के, भांजों के नाम पर है और ये अजीत पवार ने इसमें पैसा लगाया था। तो इसलिए बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत ये कार्रवाई इनकम टैक्स ने की। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, इसके तहत ये कार्रवाई की और अटैच की है। लेकिन जिस तरह के खुलासे इसमें हुए और जिस तरह का अब इसमें फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है कि शेल कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इसमें दिखाई दे रहा है, तो अब ईडी एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करने जा रही है और अब ईडी भी इस मामले की जांच करेगी। बहरहाल इन सब खुलासों से इतना लग रहा है कि जहां एक तरफ अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर 100 करोड़ की उगाही का आरोप है, अनिल परब के ऊपर 100 करोड़ की उगाही का आरोप है, वहां के पुलिस कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये जो सरकार में बैठे लोग हैं। अब अजीत पवार की संपत्ति का जो खुलासा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में जितने भी ये लोग हैं ये केवल और केवल उगाही में लगे हुए हैं। और उगाही भी कितनी, मतलब आप समझिए कि जहां महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या करने को मजबूर है क्योंकि उनकी फसल के दाम ठीक नहीं मिल रहे, गरीब आदमी परेशान है, और वहां ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये 100 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति बना रहे हैं। इसी तरह कई नेताओं के पहले किरीट सोमैया ने खुलासे किए, जिसमें संजय राउत जी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, देवेंद्र फडणवीस ने अभी आरोप लगाए, और ये नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो मंत्री एनसीपी के कोटे से हैं, सरकार में, उद्धव सरकार में शामिल हैं, उनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ड्रग माफियाओं से, और वो कह रहे हैं कि इनके आतंकवादियों तक से संबंध है। मतलब महाराष्ट्र सरकार में हो क्या रहा है ये पूरा देश देख रहा है, और ये बहुत ही दुखद और आश्चर्यजनक है कि सरकार केवल उगाही के लिए हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का हेरफेर किया गया और उसकी जांच के लिए जब उद्धव ठाकरे को फाइल भेजी गई, उद्धव ठाकरे ने उस फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं या उनकी सहमति है। तो सहमति क्यों है? यदि उनकी नाक के नीचे उनकी सरकार में बैठे हुए मंत्री, विधायक कोई गड़बड़ी करते हैं, चाहे वो एनसीपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, और चाहे वो शिवसेना से हो, उनको कार्रवाई करना चाहिए और सबसे पहले उनको पद से हटाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने अपने ये उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और इसी तरह अनिल परब, इनको नहीं हटाया। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के खिलाफ तो कार्रवाई उद्धव जी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सरकार जो चल रही है वो उन्हीं के समर्थन से चल रही है। जब चाहे अजीत पवार इस सरकार को गिरा सकते हैं, और जैसा हमने सरकार बनाने के समय भी देखा, उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास 50 से अधिक विधायक हैं
और एक सरकार में अपनी पूरी पैठ है। और क्योंकि आप देखिए कि शरद पवार से संबंध है, शरद पवार जिनको भीष्म पितामह कह चुके हैं, जिनको जो है वो क्या क्या कह चुके हैं संजय राउत, मतलब कुल मिलाकर के कार्रवाई करने की हिम्मत ये उद्धव ठाकरे में नहीं दिख रही है। उनको केवल लगता है कि अपनी सरकार चलाए जाओ, 5 साल पूरे करो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, उस नीति पर यह सरकार चल रही है। तो मंत्रालय में बैठे हुए मंत्री, विधायक और पुलिस ये सब उगाही कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है जिस तरह के आरोप अभी ये लगे हैं। हालांकि अभी ये आरोप हैं, जांच चल रही है, खुलासा होगा। और आपको बताएं इसमें 184 करोड़ की अवैध ये इनकम टैक्स ने अटैच की है, जिनका ये पता लगा है कि ये अवैध संपत्ति है। इसी तरह आपको बताएं कि ये जो संपत्ति है सीधे तौर पर पवार, शरद पवार के नाम पे नहीं है, जिसमें कि डीपी रियल्टी और शिवालिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हैं। और इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, बहन और बेटे के नाम से है। तो एक कंपनी बना रखी है बहन और बेटे के नाम से, और फिर उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी आगे कर दी है। तो यानी कि जिस तरह से टैक्स से बचा जा सके, मुंबई, पुणे और बारामती, गोवा, जयपुर, ऐसी 70 लोकेशन पर अजीत पवार की प्रॉपर्टी का पता लगा है। अब आप एक आइडिया लगाइए कि यदि एक उप मुख्यमंत्री, उसके पास अभी केवल 1 महीने की जांच में पता लगता है कि 1400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। ये उद्धव सरकार को बने हुए अभी कितना टाइम हुआ है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। और इस कार्यकाल में यदि एक उप मुख्यमंत्री इतने पैसे बटोर लेता है तो आप समझ लो कि ये सरकार 5 साल में क्या करेगी। और जहां तक इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वो गंभीर आरोप ये भी हैं कि ड्रग माफियाओं से मिले हुए हैं। जिस तरह से नवाब मलिक आए दिन समीर वानखेड़े और ड्रग विभाग पर वो हमले कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर है कि एक संवैधानिक संस्था पर आप सवाल उठाएं। शरद पवार ने कह दिया केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत दुखद बात है कि आप केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि उनको शायद पता है कि केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है, आज की डेट में, आज के पहले इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ड्रग माफियाओं से 100, 200, 500 करोड़ की ड्रग मुश्किल से पकड़ी गई, लेकिन आज हजारों करोड़ की ड्रग पकड़ी जा रही है। ड्रग पैडलर पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार, किंग खान कहे जाने वालों की औलादें जेल में जा रही हैं। और अब नेता, अब आप देख लीजिए कि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री रहे, वो जेल में अभी पकड़ में है, ईडी की गिरफ्त में है, और निश्चित रूप से जेल जाएंगे जिस तरह के तथ्य उनके सामने हैं। ठीक इसी तरह अभी संपत्ति जो अटैच की है अजीत पवार की, अजीत पवार को भी जेल होनी है, ऐसा ये इनकम टैक्स विभाग के सूत्र बताते हैं। क्योंकि ये जो बेनामी संपत्ति है, अब उनको नोटिस भेजा जाएगा कि ये जो संपत्ति है इसकी डिटेल दीजिए कि ये आपके पास पैसा आया तो आया कहां से। अब उसका जवाब अगर नहीं है तो इतने भर से काम नहीं चलता है कि सरकार तो उसको अटैच करेगी, लेकिन उसके अलावा जेल जाना भी तय माना जा रहा है। तो ऐसे में जब एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासे उद्धव सरकार के हो रहे हैं, तो सवाल बनता है कि उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने मातहत काम करने वाले जो प्रशासन में कर्मचारी हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, या जो पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी हैं, और जो उनके अंडर में मंत्रालय हैं, उनके जो मंत्री काम कर रहे हैं, उस पर वो निगरानी रखें। आप देखें कि यदि कोई जरा सी हरकत कहीं भी किसी राज्य में हो जाए जहां भाजपा की सरकार हो, तो ये सारा का सारा विपक्ष हल्ला करता है और कहता है मोदी जी इस्तीफा दो। घटना हुई लखीमपुर में, वो कहेंगे मोदी जी इस्तीफा दो। घटना हुई उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ये कहेंगे मोदी जी इस्तीफा दो। लेकिन आज की डेट में ये जो बिकाऊ मीडिया है और ये जो लिबरल्स हैं, ये सब मौन है कि एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। क्या उद्धव ठाकरे जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनके मातहत काम करने वाले, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, वो इस तरह के घपले घोटाले कर रहे हैं? तो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन उनसे कोई इस्तीफा मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अरे साहब, उनके अंदर तो क्या बात बताएं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस्तीफा मांगती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उद्धव अभी ये केवल राजनीतिक रूप से कुछ मौन भाजपा रह रही है। लेकिन आपको बताएं, केंद्र में जो सरकार है उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट है
कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कितना रसूख क्यों ना रखता हो। निश्चित रूप से जो ये कार्रवाई इनकम टैक्स के द्वारा हुई है, और अब इस मामले में जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि ईडी भी एक फ्रेश एफआईआर करने जा रही है, तो अजीत पवार निश्चित रूप से ईडी के जरिए अब जेल जाने वाले हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख जिस तरह से ईडी के शिकंजे में है। वंदे मातरम।